हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज का हमारा हीरो स्टॉक है आईसीआईसीआई। अगर आज का मार्केट मूवमेंट का बात करें तो मार्केट आज हल्का ऊपर जाकर बंद हुआ है, लगभग 0.2% ऊपर था। मार्केट में थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा था। खैर, हम अपने स्टॉक्स पे आते हैं, जो कि आईसीआईसीआई जो आज का हमारा हीरो स्टॉक है। अगर इसका चेंज का बात करें तो इसमें आज चेंज हुआ है टोटल 3.12% का, और आज डेट है 23 जुलाई 2021। और अगर वॉल्यूम का बात करें इसमें तो ये है लगभग 1,92,00,000। जी हाँ दोस्तों, 1,92,00,000 इसका वॉल्यूम है और इसका करंट प्राइस है 676। इसमें आगे जाने से पहले हम चेक करते हैं कि आज का इसका डिलीवरी कितना था। आज का डिलीवरी था इसका लगभग 40% के आसपास, 40.34%। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 40% जो आदमी थे वो अपना जो स्टॉक खरीदे थे वो अगले दिन के लिए ले गए, बाकी 60% आज के ही खरीद के बेच दिए। अगर 1 ईयर का डेटा देखें कि वो 52 वीक हाई पे चल रहा है या लो पे, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि बूम मार्केट चल रहा है। तो इसके वजह से आप आसानी से ये देख सकते हैं कि कंपनी अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, चाहे वो इंट्राडे में हो चाहे 52 वीक हाई में हो। तो यहाँ पे आपको देख के पता चलता है कि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो अब हम देखते हैं इसका फंडामेंटल डेटा। अगर फंडामेंटल का बात करें तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये एक प्राइवेट बैंक है, जो कि बहुत देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक हम कहेंगे मार्केट कैप के हिसाब से। चलिए इसका पहले फंडामेंटल देखते हैं। अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो ये लगभग 4.6 लाख करोड़ का कंपनी है, काफ़ी बड़ा कंपनी है 4.6 लाख करोड़ का। और अगर इसका ऑल टाइम हाई का बात करें तो ये है 679, और इसका स्टॉक्स पीई का बात करें तो ये 25 है, जो काफ़ी लो लगता है मुझे अगर कंपेयर करें विद अदर बैंक्स के साथ। इसका लो होने का रीज़न भी है, आपको मैं आगे बताऊँगा कैसे। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करें तो ये है लगभग 6%, और रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो वो 15%, जो डिसेंट नंबर मुझे लगता है। अब हम बात करते हैं कंपनी का कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट। अगर पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो कंपनी का कुछ खास पॉजिटिव पॉइंट यहाँ दिया नहीं हुआ है। अगर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो इसका जो ट्रेडिंग मल्टीपल है वो काफ़ी हाई यहाँ बताया गया है अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू। अगर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का बात करें तो वो भी बहुत लो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट जो पेमेंट करना रहता है वो कितना जल्दी रिटर्न कर सकता है कंपनी, उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये जितना ज़्यादा रहे उतना बढ़िया माना जाता है। सपोज मान लेते हैं कि इंटरेस्ट हमको पे करना है 100 रुपया और मेरा प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपया, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये जितना ज़्यादा रहे उतना बेहतर माना जाता है। तो हम इसका लास्ट 5 साल का अगर सेल्स डेटा देखें तो वो लगभग 8.5% है, जो काफ़ी पुअर है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज़। और रिटर्न ऑन इक्विटी 9.1% है लास्ट 3 साल का, जो उतना खास बढ़िया नहीं है, क्योंकि मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के आसपास रहे तो अच्छा लगता है। अगर कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ का बात करें तो वो भी काफ़ी हाई है, लगभग 3 करोड़ के आसपास का कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ है, जो कि काफ़ी हाई नंबर है। आप भी इसे क्लियरली देख सकते हैं। और अगर अदर इनकम का बात करें तो कंपनी का अदर इनकम बहुत ज़्यादा है। कंपनी जो बैंकिंग का सर्विस उससे कम कमा रहा है, अदर इनकम से ज़्यादा कमा रहा है। ये मैं आपको जब फाइनेंशियल डिस्कस करूँगा तब मैं बताऊँगा आगे। अगर मार्केट कैप का बात करें तो सबसे बड़ा कंपनी है प्राइवेट बैंक में HDFC, जो कि ये 7,97,000 करोड़ का कंपनी। दूसरे नंबर में आता है ICICI बैंक, जो कि ये 4,68,000 का। उसके बाद आता है कोटक, एक्सिस, इंडस, बंधन और IDBI। ये सब उससे बहुत छोटे छोटे बैंक हैं। तो जो जैसे मैंने बताया था कि ICICI देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, इससे ऊपर बस एक ही आता है प्राइवेट में, HDFC बैंक। हम थोड़ा इसका क्वार्टरली अर्निंग देखते हैं। अगर क्वार्टरली अर्निंग का बात करें तो रेवेन्यू लगभग 16,000 करोड़ के आसपास है। इंटरेस्ट 9,282 इसको पे करना पड़ा है, जो इसमें पैसा जमा किया इस बैंक पे उसको। और खर्च हुआ है कंपनी का 19,323 करोड़ का इस क्वार्टर में। तो ओवरऑल अगर देखें तो बैंकिंग का सर्विस करके उसको ओवरऑल घाटा ही हो रहा है -11,000 करोड़ का। और अगर आप ये जून 2018 क्वार्टर का आप देख रहे हैं, अगर ये आप कंटिन्यूस देखते आइएगा मार्च 2021 तक का, तो कंपनी को कंटिन्यूस घाटा ही हुआ है, कभी कंपनी को बैंकिंग सर्विस से फ़ायदा नहीं हुआ है। तो फिर बैंक ये पैसा ला कहाँ से रहा है। अगर आप इसके ठीक नीचे देखें तो आपको दिखेगा कि अदर इनकम बहुत ज़्यादा है। जितना फाइनेंसिंग का प्रॉफिट है, मतलब जो लॉस है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अदर इनकम जनरेट कर रहा है, जिसके वजह से ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अदर इनकम कंपनी का बहुत हाई है, जिसके वजह से ही कंपनी चल पा रहा है, नहीं तो बंद हो जाता।
और प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ा है, क्लियरली दिख रहा है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट अदर इनकम से वजह से बढ़ा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कंपनी अपना कोर बिजनेस से पैसा नहीं निकाल रहा है, वो कहीं और से पैसा ला रहा है ताकि कंपनी को चला सके। अब हम बात करते हैं ईयरली अर्निंग का। ईयरली अर्निंग का भी सेम कंडीशन है। मार्च 2010 में इसका ओवरऑल रेवेन्यू था 30,000 करोड़ का, जो कि अभी बढ़ के हो गया है लगभग 89,000 करोड़ का। तो रेवेन्यू तो कंटिन्यूसली ग्रो किया है और इंटरेस्ट भी उसी तरीके से ग्रो किया है, क्योंकि जितना बड़ा बैंक होगा उतना ज़्यादा वो पैसा लेगा पब्लिक से और उसी को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी उसी तरीके से बढ़ा। और एक्सपेंसेस का बात करें तो ओवरऑल जितना रेवेन्यू जनरेट किया है उससे ज़्यादा कंपनी का एक्सपेंस है, जिसके वजह से फाइनेंसिंग प्रॉफिट में आपको हमेशा नेगेटिव नंबर दिख रहा है, चाहे आप 2010 का देखें चाहे 2020 या कोई भी ईयर का उठा कर देखें। तो यहाँ से क्लियरली ये पता चलता है कि कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है वो बस अदर इनकम की वजह से हो रहा है। तो अगर आप प्रॉफिट भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट तो ग्रो किया कंटिन्यूस लास्ट 10 सालों में। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है, लेकिन जो ट्रेंड का बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो अदर इनकम की वजह से हो रहा है। हमें इसे भूलना भी नहीं चाहिए। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का बात करें तो लास्ट 10 साल का है 11%, 5 साल का है 9% और 3 साल का 13%, जो ठीक ठाक लगता है मुझे नंबर सेल्स ग्रोथ का। अगर प्रॉफिट ग्रोथ का बात करें तो वो काफ़ी हाई लग रहा है। लास्ट 3 साल का 34% है, 5 साल का 13% और 10 साल का 12%, जो उतना कुछ खास नंबर मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि लोन बैंक देता है तो वो लगभग 12-13% के आसपास का लोन देता ही है। तो प्रॉफिट ग्रोथ कम से कम उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उतना में तो उसको लोन ही, इससे बेटर रहता है कि हम किसी को लोन ही दे देते। तो ये बहुत सारा बिजनेस को फंडिंग भी करता है, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इसका प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज ये खुद बैंकिंग चला रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो वो लगभग 10% के आसपास है, जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया कंपनी में। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट का। अगर बैलेंस शीट का बात करें तो कंपनी का बोरोइंग काफ़ी हाई है। और हम जैसा कि जानते हैं कि बैंकिंग बिजनेस पूरा का पूरा बोरोइंग पे डिपेंड करता है। बैंक के पास कोई पैसा नहीं रहता है, बस क्या करता है, सेटअप करता है बिल्डिंग को, और उसमें गवर्नमेंट से परमिशन तो लेता ही है, लेकिन एक बिल्डिंग सेटअप करता है और वहाँ जमा करने बोलता है आदमी लोगों को पैसा, और उसी पैसे को आगे ट्रांसफ़र करता है ताकि उसे वो लोन दे सके और कुछ प्रॉफिट कमा सके। तो इसीलिए ओवरऑल बैंकिंग बिजनेस जब भी आप चेक कीजिएगा तो आपको बोरिंग बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो बोरिंग देख के घबराना नहीं है, समझना है कि बिजनेस कैसे काम करता है। तो यहाँ पे बोरिंग देख के आपको कुछ खास पता नहीं चल रहा है, बिकॉज वो आपको बैंकिंग बिजनेस में, हर बैंकिंग बिजनेस में मिलेगा ही। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि कैश फ्लो। अगर कंपनी का कैश फ्लो का बात करें कि ये मोस्टली चेक करते हैं कि क्या कंपनी जो ऑपरेट करके पैसा निकाल रहा है उसी से अपने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पूरा कर पा रहा है या नहीं। तो अगर आप 2010 का बात करें तो वो ठीक ठाक नंबर था। उसके बाद फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और लास्ट में एक बार नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं है। कहने का मतलब कि कंपनी ऑपरेट करके जो उसको पैसा मिलना चाहिए वो अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से पैसा निकाल पा रहा है, और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में उससे थोड़ा कम खर्च कर रहा है। तो हमें मान सकते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बढ़िया चल रहा है। भले वो इनकम अदर इनकम सोर्सेज से हो रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी के पास पैसा है, हम ये मान सकते हैं इसको देख के। तो हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो इस कंपनी का कोई प्रमोटर नहीं है। मोस्टली कुछ FII और DII मिल के ये बैंक बनाए हैं और सेटअप किए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रमोटर का कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, कोई प्रमोटर है ही नहीं इस कंपनी का। तो ये कंपनी चलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि कंपनी चलाने के लिए कुछ आदमी को अपॉइंट किया जाता है। वो कंपनी को चलाते तो हैं, उसके बदले वो सैलरी लेते हैं, लेकिन प्रमोटर कोई एक्चुअली होता नहीं है जो उसको कंट्रोल कर सके। जिसके पास 51% स्टेक वही कंपनी को चलाएगा। तो इस केस में है लगभग FII और DII के पास लगभग 45% दोनों के पास लगभग है। तो अभी जो कंट्रोल कर रहा है वो 48% FII के पास ज़्यादा है और DII के पास 41% जो उससे कम है। मुझे पसंद आता है अगर पब्लिक ऐसे होल्डिंग कंपनी में घटता है। इस केस में अगर देखें तो सितंबर 18 में था 10.41% पब्लिक का, जो जून 2021 तक घट के हो गया 10.02%। तो अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव अगर पब्लिक का शेयर होल्डिंग घटता है तो मुझे वो कंपनी थोड़ा सा पसंद ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू कि अगर बढ़ता है। तो बस यही पर्सपेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट कर दूंगा बिकॉज पब्लिक का शेयर होल्डिंग घटा है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर पब्लिक का शेयर होल्डिंग बढ़ता है, पब्लिक का शेयर होल्डिंग घटता है, तो मुझे वो कंपनी पसंद आएगा
जिसमें पब्लिक का शेयर होल्डिंग घट रहा हो। बस यही कहने का मतलब है। तो ये था ओवरऑल कंपनी के बारे में। आप अपना एनालिसिस खुद करें, मैंने थोड़ा बहुत डेटा आपको दे दिया। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है तो मैं चाहूँगा कि आप लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में पूछें, और अगर आपको कोई दोस्त इन्वेस्टिंग रिलेटेड कुछ सीखना चाहता है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे इस चैनल को रिकमेंड भी कर दें। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।